हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग हमारे बोनस शेयर का लास्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज राइट इशू। अब राइट इशू ये पार्ट देखने से पहले यू विल हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू फर्स्ट। देखो, एक बात आपको पता होगी, किसी भी कंपनी में ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है और उसका मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी रेज कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, अब उसमें हमने देखा था कि अगर ये पूरी मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है पूरे लाइफ टाइम में, तो जनरली क्या होता है, कंपनी एकदम से पूरे शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज नहीं करती। तो कंपनी जनरली क्या करती है बच्चों, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे ये पर्टिकुलर शेयर्स इशू करती है और कैपिटल जमा करा के लेती है। ओके, तो ये होता है आपका इशूड शेयर कैपिटल, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो इशूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज इशूड टू द पब्लिक एट लार्ज। ये बात समझती है सबको? तो अब एक बात समझ के लेना, अगर कोई एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो है रुपीज 50 लैक्स, एक कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लैक्स, और कंपनी ने लेट से जब फॉर्म की है कंपनी तब इशू किया है इसमें से 30 लैक्स का शेयर, रुपीज 30 लैक्स के शेयर्स कंपनी ने क्या करे, इशू करके रखे हुए, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, इशूड कैपिटल बन जाएगी। ये क्लियर हो गया सबको? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, जितना ऑथराइज कैपिटल होता है उतना कंपनी पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। तो कंपनी जनरली एक साथ पूरा पैसा रेज नहीं करती। मतलब अगर कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख है तो कंपनी ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि पूरे की पूरे 50 लाख एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ही इशू कर देगी शेयर्स और उतना कैपिटल लेके बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या करती है बताना, टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा कैपिटल इशू करती है। ओके, जैसे जब फॉर्मेशन किया तब कितना इशू किया हमने शेयर्स, 30 लाख का इशू किया। ये बात समझ में आ गई? अब समझ के चलो, ये इशू कैपिटल था फॉर्मेशन का, मतलब जब कंपनी फॉर्म हुई तब तक कंपनी ने 30 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर चुके थे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, कंपनी अगर इसके बाद फर्दर इशू करना चाहे, फर्दर इशू ऑफ शेयर करना चाहे, तो मैं अगर आपको सवाल पूछूं कि बताओ कि कितने का और इशू हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर टोटल कैपिटल तो 50 है, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जिसमें से अभी तक कंपनी ने 30 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर चुकी है। तो अगर फर्दर इशू करना है, अगर वापस से शेयर इशू करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना इशू कर सकती है बताना, 20 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा कितना इशू कर पाएंगे, 20 लाख का। बात समझ में आ गई आपको? क्यों? क्योंकि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लाख। ठीक है, अब एक बात समझना, ये फर्दर इशू ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक कर सकती है। अब होता क्या है, जब भी कंपनी ये फर्दर इशू करेगी ना बच्चों, मतलब पहले एक बार शेयर्स इशू कर दे और अगर फिर से कंपनी शेयर इशू करने लगेगी, फर्दर इशू करने लगेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाएगा। बात समझो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या मिलेगा बताना, ऑप्शन मिलेगा। काहे का ऑप्शन मिलेगा, ये फर्दर इशू ऑफ शेयर जो हो रहे तो उसमें शेयर्स लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा बताना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स भी बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जब भी कंपनी फर्दर इशू करेंगी शेयर्स का, तो उसमें ऑप्शन किसको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ऑप्शन मिलेगा। काहे का ऑप्शन मिलेगा बताना, टू परचेज द शेयर्स, टू परचेज द शेयर्स। मतलब ये जो फर्दर इशू हो रहा है तो उसमें ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू परचेज द शेयर्स। ओके, तो बच्चों जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑप्शन देते हो फॉर परचेसिंग द शेयर्स ऑफ फर्दर इशू, इसी ऑप्शन को तो क्या बोला जाता है, राइट इशू। इसी को क्या बोला जाता है बताना, राइट इशू, या फिलहाल के लिए इसको ऑप्शन भी बोल सकते हो, राइट ऑप्शन भी बोला जा सकता है। ओके, देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक राइट होता है। क्या राइट होता है,
अगर कंपनी कल चल के फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करेंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को पूछना पड़ेगा अपने उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कि भाई तू इंटरेस्टेड है क्या हमारे कंपनी के और फर्दर शेयर्स परचेस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आई एम टेलिंग, उनको पूछना ही पड़ता है। अगर कंपनी को फर्दर इशू करना है तो कंपनी को सबसे पहले किसको पूछना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई तुम परचेस करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। ये बात ध्यान में रखना। किसी किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर इनको पूछना ही पड़ता है क्या, कंपल्शन है क्या? तो मेरा जवाब है जी हाँ, देयर इज अ कंपल्शन। आपको उन्हीं को सबसे पहले पूछना पड़ेगा, उन्हीं को सबसे पहले पूछना पड़ेगा ना। तो आपको नहीं लगता कि उन इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होगा, राइट काय का होगा कि कंपनी कल चल के कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू करे तो सबसे पहले उनको पूछना ही पड़ेगा कंपनी को। ये तो शेयर होल्डर का राइट हो गया, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? राइट इशू बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कंक्लूड करूं राइट शेयर्स को, तो राइट शेयर्स का कंक्लूजन ऐसा करूंगा या ऐसे कंक्लूड करूंगा, व्हेनेवर कंपनी इज गोइंग टू डू फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी हैज टू give an option to the existing equity shareholders to purchasing the shares। बात समझ में आ गई? और इसी ऑप्शन को क्या बोला जाएगा? आपका राइट शेयर्स। तो हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग बाकी का आगे देखते हैं। चलो, इट इज एन ऑप्शन गिवन टू the existing equity shareholders for subscribing the new issue of equity shares by the company। ओके, तो ये हुआ आपके राइट शेयर्स का एक छोटा सा मीनिंग। ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स, दीज आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। ओके, तो आपको याद होगा हम लोग जब इन्वेस्टमेंट का चैप्टर देख रहे थे तब भी मैंने राइट शेयर्स के बारे में आपको बताया था, बट क्योंकि अब हम सिंपली अब राइट शेयर से देख रहे हैं तो उतना हमको डिटेल में देखना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये सब बातें बता दिया हूँ। तो आई होप आपको समझा होगा। सीधे साधे लैंग्वेज में, जब भी कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करेंगी, इक्विटी शेयर्स करेंगी, तो उनको सबसे पहले किसको पूछना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे शेयर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। अगर हाँ बोलते दे देंगे, नहीं बोलते तो बात अलग है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो ऑप्शन दिया इसी को क्या बोलने का? राइट शेयर्स बोलने का। ओके, अब फटाफट इतना नोट करो, हम फर्दर इसका फिर रीजन देखते हैं और फिर इसमें अकाउंटिंग हमको क्या करनी है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, लिख लो फटाफट। देखो बच्चों, अभी अभी हमने देखा कि राइट शेयर एग्जैक्टली होते क्या। हमने बोला कि भाई जो भी नया शेयर इशू होगा तो पहले आपको ऑप्शन देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि क्यों ऐसा बोला गया है कंपनीज एक्ट में कि अगर कंपनी कोई नए शेयर्स इशू कर रही है तो पहले उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देना पड़ेगा कि क्या वो परचेस करना चाहते कि नहीं परचेस करना चाहते। तो सवाल ये कि क्यों ऐसा ऑप्शन दिया जाता है और क्यों ऐसा ऑप्शन दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, प्लीज ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये ए नाम का एक बंदा है, ओके, और लेट्स से कंपनी ने अभी तक इशू किए हैं 50,000 शेयर्स। कंपनी ने अभी तक कितने शेयर्स इशू किए? 50,000 शेयर्स इशू किए। अब मान लीजिए इस आपके ए के पास में अभी 10,000 शेयर्स है। इस ए के पास में क्या है बताना? 10,000 शेयर्स है। मतलब ए ने क्या किया था? ए ने 10,000 शेयर्स परचेस करके रखे थे। किसके परचेस करके रखे थे? उस पर्टिकुलर कंपनी के। देखो ये शेयर जो उसने परचेस किया, तो आप अगर यहाँ पे परसेंट निकालने की कोशिश करो तो ये 20% हो रहा है। ओके, मतलब
ए ने कहीं ना कहीं उस कंपनी के 20% शेयर्स अपने हाथ में रखे हुए, इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आप लोग टैक्स वगैरह में आगे पढ़ोगे या लॉ में भी हमको देखने मिलेगा, इसको बोला जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। ओके, अगर आप 20% का होल्डिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड काहे में हो, कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने के लिए आप लोग उसके या आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो बोलने का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी बंदा अगर कंपनी में इतनी ज्यादा होल्डिंग करता है तो उसका रीजन साफ होता है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में उसका कहीं ना कहीं हाथ रहे, रोल रहे, इसके लिए कोई भी बंदा इतनी ज्यादा होल्डिंग करता है। अब एक बात सोच के देखो, आपको पता है, आपने लॉ में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, कभी भी कोई भी डिसीजन कंपनी में पास करना है तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन से पास किया जा सकता है। जहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसको बोलेंगे, जहां मान लीजिए 50% से ज्यादा अगर आपकी मेजॉरिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो जब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की बात चल रही है तो आपको नहीं लगता कि अगर ये बंदा जिसके पास में 20% होल्डिंग है, अगर ये बंदा किसी रिजोल्यूशन में हाँ बोल दे तो इसका मतलब जो 50% की मेजॉरिटी लगती है उसमें से 20% तो इसी के डिसीजन पे काम हो जाएगा, 20% तो इसी के डिसीजन पे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए इसको बोला जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई बंदा इतनी ज्यादा होल्डिंग करता है तो उसके पीछे रीजन होता है, वो कंपनी को कहीं ना कहीं कंपनी में अपना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखना चाहता है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करना चाहता है। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने अभी तक इश्यू किए थे 50,000 शेयर्स और इसके पास में थे अभी तक 10,000 शेयर्स, कंपनी कल चल के और फर्दर 50,000 शेयर्स इशू करने का सोच रही है। सोच के देखो, कंपनी और फर्दर इशू कितना करना चाह रही है, बताना है 50,000 शेयर्स का फर्दर इशू करना चाह रही है। तो आपको नहीं लगता अगर कंपनी ने डायरेक्टली ये फर्दर इशू बाहर कर दिया तो फिर क्या होगा, कंपनी में डायरेक्ट टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, बताना 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ओके, और रातों रात क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर ए है जिसका ये फर्दर इशू होने के पहले उस कंपनी में 20% होल्डिंग थी, वैसे ही अगर कंपनी फर्दर इशू बाहर कर दे, बाहर के लोगों को शेयर्स बांट दे 50,000 और कंपनी के शेयर हो जाएंगे 1 लाख और ये 1 लाख में फिर इसके 10,000 शेयर्स रहेंगे, तो इसका मतलब अब उसकी होल्डिंग 20% नहीं रहेगी बल्कि 10% ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो कहां उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था 20% का, अब वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आधा ही हो गया। शेयर्स तो उतने ही है, लेकिन कंपनी अगर ऐसे बाहर शेयर्स इशू करने लग जाए तो इनका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है ये डाइल्यूट होगा, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? और वो भी बैठे बैठाए हो गए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई बंदा 10,000 शेयर्स परचेस किया था 50,000 में से, तो उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा कंपनी में अपनी होल्डिंग बनाए रखना। क्लियर हो गई बात? इसीलिए बेचारे ने 10,000 शेयर्स परचेस करे होंगे। तो अगर कंपनी ऐसे डायरेक्टली फर्दर इशू कर दे, बाहर शेयर्स बेच दे, तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए इसके सब किए कराए पे पानी फिरेगा, जो इसने इतनी होल्डिंग करके रखी थी वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी। ओके, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि शेयर होल्डर्स जितनी होल्डिंग करते हैं तो उनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके ये फर्दर इशू से। ओके, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब भी आप लोग फर्दर इशू करने वाले हो, मतलब अगर आप बाहर शेयर्स इशू करने की कोशिश कर रहे हो या इच्छा रखते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने इनको ऑप्शन देना। काय का ऑप्शन देना, बताना इस फर्दर इशू में शेयर्स परचेस करने का ऑप्शन देना चाहिए। तो अगर ये सचमुच में कंपनी में इंटरेस्टेड था, काय के लिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने के लिए, तो जब ये फर्दर इशू होगा और अगर इसको ऑप्शन मिला तो ये फिर क्या कर सकता है, बताना ये फर्दर इशू में और 10,000 शेयर्स परचेस करके रख लेगा। तो उससे क्या होगा, पहले के 10,000 और फिर 10,000, टोटल कितने हो गए, 20,000, और फिर 20,000 रही तो फिर उसकी शेयर होल्डिंग पहले के जितनी रहेंगी, दैट इज 20%। ओके,
हाँ, लेकिन आप इसको इंटीमेट ही नहीं करोगे, आप इसको ऑप्शन ही नहीं दोगे और डायरेक्ट बाहर इशू कर दोगे, तो भाई ये तो नाराज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये होने वाला है नाराज। तो इसको नाराज ना होने देने के लिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब भी आप फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करने जाओगे तो सबसे पहले आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देना कि भाई तू परचेज करना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर वो बोलता है मैं चाहता हूं, ठीक, नहीं चाहता है तो जयराम जी की। बात समझ में आई? और तुमको मैंने इन्वेस्टमेंट में भी बताया है कि जब ये ऑप्शन दिया जाएगा इस बंदे को, तो या तो ये ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है या फिर ना भी ऑप्ट कर सकता है। तो जब वो ऑप्ट नहीं करेगा तो उसके पास एक राइट रहेगा, दैट इज व्हाट, रिनाउंसिएशन। आई होप सबको याद है, रिनाउंसिंग ऑफ राइट। याद है ना सबको? अगर मान लीजिए ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो इसको ऑप्शन मिला कि भाई तू फर्दर परचेस करेगा क्या, राइट शेयर्स में तो हाथ डालेगा क्या? वो चाहता है यस बोलेगा, ना चाहता है तो अपना वो जो राइट है किसी दूसरे बंदे को भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। आई होप आपको याद होगा जो हमने इन्वेस्टमेंट टॉपिक में देखा था। तो जब वो अपना राइट, अपना ऑप्शन किसी और को देता है तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनिंग बिहाइंड द राइट शेयर। क्यों राइट शेयर करते टाइम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, ये मैंने आपको शॉर्टली क्विकली यहाँ पे बता दिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इतना वापस से नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे कहां कहां पे फर्दर इशू के वक्त भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना जरूरी नहीं होता, वो चीजें हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये इतना नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी राइट इशू होगा तो राइट इशू के वक्त क्या होना चाहिए, राइट इशू के वक्त जब भी फर्दर इशू करोगे तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स लेने का ऑप्शन देना चाहिए, है ना? ये अभी देख रहे थे। बट इस बात को कुछ एक्सेप्शंस भी है। ओके, एक्सेप्शंस टू द राइट इशू। मतलब क्या होगा इसका? मतलब हम जैसे अभी सीख रहे थे कि जब भी आप लोग फर्दर इशू करोगे तो सबसे पहले आपने किसको ऑप्शन देना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना चाहिए, ये हमने बोला। तो उस बात को कुछ एक्सेप्शंस है और वो क्या एक्सेप्शंस है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो, तो सबसे पहला है ESOP। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको क्या बोलेंगे? ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये ESOP होता क्या है समझ के लेना। देखो बच्चों, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पे एम्प्लॉइज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो वैसा देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को या मैनेजमेंट बॉडी को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय काफी इंपॉर्टेंट है, वो कभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर ये लगता है दिल से, किसको लगता है बताना है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को लगता है तो वो मैनेजमेंट क्या करेगी, वो मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हर बार सैलरी में इंप्रूवमेंट करने के बजाय कभी कभी क्या कर देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी अलॉट कर देती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? देखो, नॉर्मली कोई भी एम्प्लॉय का क्या टेंडेंसी होता है कि यार आज मेरी सैलरी अगर लेट्स से 12 लाख पर एनम है तो वो सोचेगा कि प्रमोशन हो जाए अगले साल तक, वो 13 लाख 14 लाख हो जाए पर एनम, ये किसी की भी टेंडेंसी होती है। और आप सोच के देखो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, ऑर्गेनाइजेशन को तो भाई पैसा फटाफट उसके जेब को लगता है। बात समझ में आई? तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सैलरी में इंप्रूवमेंट करने से अच्छा वो लोग उन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलॉट कर देते हैं। अब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में होगा ये कि जो भी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है तो उनको सैलरी नहीं बल्कि उनको स्टॉक माने शेयर्स के बंडल दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और तुमको भी समझता है, अगर कंपनी के शेयर्स उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिल जाए तो दैट एम्प्लॉय कैन आल्सो बी बिकम मेंबर ऑफ दैट कंपनी।
और जब वो मेंबर ऑफ द कंपनी बना तो सीधी सी बात है, कल चल के कोई भी प्रॉफिट हुआ कंपनी में तो वो प्रॉफिट पे दावेदारी, हिस्सेदारी और किसकी हो सकती है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। और तुमको भी पता है बहुत सारी कंपनी का शेयर्स का ऐसा काम होता है कि उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आज 50,000 के शेयर दिए जाए और कल चल के उसकी वैल्यू 1 लाख हो जाए तो उसमें तो फायदा किसका है, एम्प्लॉय का ही फायदा रहेगा। ओके, तो ऐसे जो शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, इनको क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एक बात याद रखो, हम अभी सीख रहे हैं कि जब भी कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर करेंगी, जब शेयर्स इशू करने की नौबत आएगी तो कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा कि क्या तुम लेने में इंटरेस्टेड हो क्या, ये पूछना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा था, बट आप सोच के देखो, जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर बांटना चाहेगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बांटना चाहेगी, तो क्या कंपनी ने हर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को भी पूछना चाहिए कि भाई हम हमारे एम्प्लॉइज को शेयर बांटने जा रहे हैं, तुमको चाहिए क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एम्प्लॉइज को शेयर्स काहे के लिए दे रहे हैं, उनको रुकाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो भाई उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं बांट सकते। तो कंपनीज एक्ट ने बोला जब आप इशॉप दे रहे हो तो फिर आपको फर्दर इशू कर भी रहे हो तो भी आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई भी शेयर देने की जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन other than cash, shares issued for consideration other than cash। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी ने कोई मशीन ली है तो मशीन ले ली है, कंपनी के पास आज मान के चलो पैसा नहीं है, तो कंपनी कर करके क्या करेगी, तो कंपनी एक काम करेगी, उन पर्टिकुलर जो भी मशीन के जो वेंडर है उनको क्या देने वाली है, शेयर्स देगी, बदले में किसके, पैसे के। पैसे अगर ना हो तो भाई मशीन तो ले ली, तो जुगाड़ कैसे होगा, शेयर्स देके जुगाड़ हो सकता है। तो जब ऐसे आप लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए शेयर्स देते हो, अब यहाँ पे कैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश, नॉर्मली जब भी आप लोग शेयर इशू करते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है, कैश। बट अब यहाँ पे हमको मशीन मिल रही है, उसके बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो फिर ये शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। तो एक बात समझ के लेना, जब भी आप शेयर्स इशू करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तब आपको कोई भी फर्दर इशू करते वक्त आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? हम लोग हमारे मशीन के वेंडर को शेयर्स दे रहे, तो क्या उनको शेयर इशू करते वक्त हमने वापस हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना कि भाई तुमको लगेगा क्या, तुमको लगेगा क्या? जवाब है जी नहीं। क्यों? हम यहाँ पे हमारे काम से शेयर दे रहे हैं ना, तो फिर आप लोग इनको ना भी पूछो तो भी चलेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर का ऑप्शन ना दो तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो दो केसेस ऐसे देखे हमने जहां पे आप फर्दर इशू कर भी रहे हो तो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये हमने दो केसेस में देखा। सबसे पहले कौन सा देखा, इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और फिर क्या देख रहे हैं, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, फिर रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, रीपेमेंट ऑफ व्हाट, बोरोविंग्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो किसी कंपनी ने लोन लेके रखा हुआ है और वो लोन का रीपेमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा, कैश में पॉसिबल नहीं हो रहा, तो कंपनी ने क्या कर दिए, अपने शेयर्स इशू कर दिए जिससे भी लोन लिया था उसको। मुझे एक बात बताओ, जिससे लोन लिया था तो उसको आपने क्या देना चाहिए था, कैश। बट आप कैश नहीं दे पा रहे हो तो इसके लिए आप लोग जुगाड़ कैसे लगा रहे हो, बताना। आप लोग जुगाड़ लगा दे रहे हो आपके शेयर से। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम इज दैट आप इशू ऑफ शेयर कर रहे हो, काय के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। तो सवाल ये कि क्या वापस से मुझे मेरे सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा क्या? जवाब है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में आता है। तो तीन चीजें हमने एक्सेप्शन में देखी, इशॉप, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और फिर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। और इसी से मिलता जुलता है लोन फ्रॉम
गवर्नमेंट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। ये भी सेम वैसा है, लेकिन ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग नॉर्मल लोगों से है ना, बैंक हो गया या और कोई लेंडर हो गया उससे। लेकिन यहां जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमने गवर्नमेंट से क्या लेके रखा होगा बताना है, गवर्नमेंट से हमने बोरोइंग करके रखी होगी और हम वो दे नहीं पाए, इसके लिए हम लोग क्या देके काम तमाम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनको हमारे इक्विटी शेयर्स देके काम तमाम कर रहे हैं। तो वापस से इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, तो क्या मुझे मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा कि भाई तुम लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? तो जवाब है जी नहीं, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए उसके एक्सेप्शन, जहां पे आप राइट इशू करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ओके, फर्दर इशू करने के बावजूद आपको आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बट ये 4 सिचुएशन छोड़ के जब भी आप लोग पब्लिक में फर्दर इशू आप शेयर्स करोगे, तब मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको हमेशा पूछना पड़ेगा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कि भाई तुम लेने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। इज दैट क्लियर? तो ये फटाफट नोट करो। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके,